अब हम दिल्ली सल्तनत से प्रस्थान कर चुके हैं और अब पहुंच रहे हैं मुगल काल में, यानी भारत की धरती पर अब एक नए राजवंश का उदय होगा, जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी से उठकर एक नए राजवंश की गद्दी स्थापित होगी। क्या नाम है इसका? मुगल वंश। ठीक है, तो मुगल वंश भारत में आने वाला है। टाइम पीरियड मुगल्स, टाइम पीरियड 1526 से 1707। ये हैं प्रारंभिक मुगल। उत्तरवर्ती मुगल शासक भी हैं, लेकिन अभी हमें इस टॉपिक में क्या पढ़ना है? बाबर से लेकर औरंगजेब की मृत्यु तक, यानी 3 मार्च 1707 को एक युग का अंत होगा। बल्कि लेकिन मुगल साम्राज्य अभी भी अस्तित्व में बना रहेगा। ठीक है, लेकिन वो उत्तरवर्ती मुगल शासक हैं, कमजोर शासक हैं, क्योंकि अंग्रेज आ चुके हैं। तो वो जो उत्तरवर्ती मुगल शासक पढ़ेंगे वो अंग्रेजों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। बात समझ गए? शुरू करें मुगल साम्राज्य। तो इस क्लास में हमें कितना पढ़ना है? बाबर, पहला शासक कौन है? बाबर। टाइम पीरियड 1526 में भारत में आएगा, मुगल साम्राज्य की स्थापना करेगा और 1530 में उसकी डेथ हो जाएगी। दूसरा शासक इसका बेटा हुमायूं 1530 में गद्दी प्राप्त करेगा और 1540 तक गद्दी पर बना रहेगा। ठीक, इस 10 वर्षों के बाद हुमायूं की गद्दी हिलेगी और शेर शाह सूरी अस्तित्व में आ जाएगा और हुमायूं को भारत से बाहर निर्वासित कर देगा। 15 साल का निर्वासन इसको झेलना पड़ेगा। कितने साल का? यानी 15 वर्षों का निर्वासन हुमायूं झेलेगा और पुनः 1555 में फिर से गद्दी प्राप्त कर लेगा। कहाँ की? दिल्ली की। और 1 साल तक गद्दी को प्राप्त किए रहेगा। अचानक से इसकी डेथ हो जाएगी। तो हुमायूं का कार्यकाल कितनी बार? 2 बार। एक 1530 से 1540 10 साल का, और दूसरा 1555 से 1556 1 साल का। ठीक है, हुमायूं के बाद गद्दी मिलेगी किसको? उसके बेटे अकबर को, जिसका टाइम पीरियड 1556 से 1605 है ना। फिर अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद, यानी इस कितने साल का इतिहास हो गया ये? यानी 180 साल का ना। लगभग 180 साल के इतिहास में हमें 1 2 3 4 5 6 शासक पढ़ने हैं। ठीक है, एक एक करके शुरू करेंगे। और आज किसकी बारी लाए? बाबर की। हाँ हाँ, 180 साल। तो पहला शासक कौन है? बाबर, जिसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। टाइम पीरियड 1526 में भारत आ गया और 4 वर्ष का शासन इसको करने को मिला। ठीक है, तो बाबर को समझने से पहले बाबर का पूरा इतिहास जानो। बाबर का जन्म कहाँ हुआ? फरगना। कब हुआ? तो आप बताएंगे 14 फरवरी 1483। ये है बाबर की डेट ऑफ बर्थ। फरवरी से याद रखोगे? वैलेंटाइन डे नहीं? तो 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हो रहा। कहाँ पर? मध्य एशिया। मध्य एशिया के फरगना में। और फरगना में भी एक गांव है जिसका नाम है अंदीजन। तो कहां पे इसका जन्म हुआ? फरगना के अंदीजन में। ठीक है, इसके पापा का नाम मिर्जा उमर शेख और मां का नाम कुतलुग
निगार खां। ये पढ़ा है क्या तुमने पहले? कब? लड़का पटरी पे है, चलो है, बहुत सही। लौंडा लौंडा पटरी पे आ गया, ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो देखो, अगर पूछा जाए बाबर, बाबर में दो प्रकार का खून बह रहा है, एक चंगेज खां के वंश का खून और दूसरा तैमूर लंग के वंश का खून। यानी कैसा व्यक्ति है, किसका खून बह रहा है? चंगेज का। किसका खून बह रहा है? यानी आक्रांता है, बहुत भयानक है ना। कैसे बताते हैं? जो इसके पिता हैं, पिता का वंश है तैमूर लंग से, और तैमूर लंग के माध्यम से जो बाबर है वो पांचवा वंशज है। कौन सा वंशज है? पांचवा। और अपनी मां की तरफ से ये चंगेज खां का वंशज है। चंगेज खां का कौन सा? तो आप कहेंगे 14वां। अरे तुम्हारी नानी है, तुम्हारी दादी है, तो पापा का खून कहाँ चल रहा है? दादा दादी, दादा दादी की दादा दादी, दादा दादी की दादा दादी। तो जब पांचवी पीढ़ी पहुंची तो कौन है? तैमूर लंग। यानी परनाना के परनाना के परनाना किसके? बाबर के। कौन है? परदादा के परदादा के परदादा कौन है? तो 14वां वंश है बाबर का। कौन सा? चंगेज खां की तरफ से, यानी ननिहाल पक्ष। और दधियाल पक्ष कहाँ का है? तैमूर लंग का। बात समझ गए? ये याद रखना। हाँ 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 हाँ। और गलत होता है क्वेश्चन, मेरा भी गलत हुआ था। क्वेश्चन पूछा और घुमा के पूछा, ऐसे पूछा था। स्टेटमेंट पहला दिया कि बाबर चंगेज खां की तरफ से 14वां वंशज था, और दूसरा स्टेटमेंट दिया था बाबर तैमूर लंग की तरफ से 5वां था। वहां पर सही लग रहा था कि पहला सही दूसरा। क्यों? क्योंकि हमें यह पता है कि चंगेज खां और तैमूर लंग का खून किसकी रगों में बह रहा है। अब ये 14वां वंशज है कि 5वां, ये कंफ्यूजन था, इंटरचेंज हो गया। और जैसे इंटरचेंज किया क्वेश्चन गलत हो गया। तो याद रखना, चंगेज खां की तरफ से कौन सा वंश है इसका? 5वां। और तैमूर लंग की तरफ से कौन सा है? 14वां। ठीक है, याद रखोगे? 14 फरवरी 1483। अब देख लो, तैमूर लंग की तरफ से 5वां और चंगेज खां की तरफ से 14वां। अच्छा सही था। तो उसमें इंटरचेंज पूछा गया था कुल मिला के। बस ये याद रखना कि 5वां वंशज किधर से? तैमूर लंग से। और 14वां वंशज किधर से? पापा का नाम मिर्जा उमर शेख और कुतलुग निगार ख्वाजा। ठीक है। 14 फरवरी 1483 को जब ये जन्म लिया तो इसके पिता कौन? मिर्जा उमर शेख फरगना के मिर्जा थे। क्या थे? फरगना के मिर्जा थे। जब बाबर की उम्र 14 वर्ष को प्राप्त की, 12 वर्ष, तब मिर्जा उमर शेख का देहांत हो गया। और अब फरगना का मिर्जा कौन बन गया? बाबर। मध्य एशिया में फरगना के अंदिजन नामक स्थान पर उसका जन्म हुआ। और उसके पिता कहाँ के थे? फरगना के शासक थे। जैसे डेथ हुई, फरगना का शासक कौन बन गया? बाबर। अब समझना, एक जगह है समरकंद, और बाबर बैठा कहाँ है? फरगना में। बाबर के रगों में किसका खून? चंगेज खां और तैमूर लंग का। दोनों कैसे व्यक्ति हैं? साम्राज्य विस्तार करने के, है ना। तो समरकंद में बैठा बाबर क्या अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा? करेगा।
और फरगना से निकला, फरगना से निकला, कहां पहुंचा? समरकंद। यानी फरगना में बैठा व्यक्ति बाबर कई बार और लगातार समरकंद को जीतने का प्रयास करेगा, लेकिन सारे प्रयास उसके असफल होगा। क्यों? क्योंकि जितना शक्तिशाली बाबर है उससे कई ज्यादा शक्तिशाली तैमूरियों का वंशज भी है, जो कहां बैठा है? इसकी रगों में भी किसका खून बह रहा है? तैमूर लंग का। अब ये 11 साल का व्यक्ति, वो पूरी तरह से मेच्योर जवान लड़का, तो कौन जीतेगा? तो समरकंद पर किए गए सभी प्रयास बाबर द्वारा क्या हो गए? असफल हो गए। समझ गए? 1502 आते आते 1502 में एक युद्ध होगा, किसके बीच? बाबर और सैबानी खां के बीच। ये सैबानी खां वहां का शासक है, कहां का? समरकंद का। इसका भी कौन सा वंश है? तैमूरियों का। और समरकंद पिछले 150 सालों से किसके अधीन है? इन तैमूरियों के वंशज के। जिसका सबसे खतरनाक शासक कौन है? सैबानी खां। 1502 के समय एक युद्ध होता है जिसका नाम है सर ए पुल। किसके बीच? बाबर और सैबानी खां। देखो अभी दुविधा आने वाली है बाबर के पास। हुआ युद्ध, युद्ध में पूरी तरह से यानी बुरी तरह से बाबर की हार हो गई। जीता कौन? जैसे ही बाबर समरकंद से निकल के फरगना की ओर गया, फरगना के पीछे पीछे कौन पहुंच गया? तो बाबर ने अपनी किताब बाबरनामे में लिखा है कि जिसको जीतने का प्रयास मैंने लगातार किया, किसको जीत रहा है ये? समरकंद। उसको जीतने के प्रयास में मैंने अपना फरगना भी खो दिया। सरे पुल के युद्ध में जब सैबानी खां जीता तो बाबर वापस गया कहां पर? फरगना। सैबानी खां भी उसका पीछा करते हुए कहां पहुंच गया? और बाबर को फरगना से भी बाहर कर दिया। अब 1502 के समय के बाद बाबर का जीवन बहुत उथल पुथल हो गया। मेरी बात समझे? कहां से भगा दिए गए? फरगना से भगा दिए गए। अब जब फरगना से भगा दिए जाएंगे तो भाई कहां पहुंचेंगे? ये क्या है? भारत। फरगना यहां पर, यानी मध्य एशिया का देश। अब क्योंकि वो राजा है, उसके राजा का पद खो चुका है, तो नया पद प्राप्त करना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? वो इधर की ओर चलना शुरू करेगा कि कोई जगह खाली मिले और वहां पर वो राजा बन जाए। निकला तो अफगानिस्तान का पहुंचा काबुल। कहां पहुंचा? अफगानिस्तान के पास। अफगानिस्तान की राजधानी है ना। अफगानिस्तान के काबुल में पिछले कई सालों से राजनीतिक अस्थिरता विद्यमान थी। यहां पर कोई राजा लगातार यानी क्रमिक रूप से स्थापित नहीं था। कमजोर शासक थे। बाबर ने मौका देखा और काबुल को अपने अधिकार क्षेत्र में, यानी जो फरगना से उसको गद्दी छीनी गई, वो गद्दी उसको कहां मिली? अब जैसे ही काबुल जीता, ईयर है 1504 का। अब भारत के पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फरगना से निकला और कहां पहुंच गया? काबुल। काबुल में ये अपनी शक्ति को बढ़ाएगा। अभी जब फरगना में था तो ये किस उपाधि से बैठा था? मिर्जा की उपाधि। और काबुल जीतने के बाद ये अपनी मिर्जा की उपाधि त्याग देगा और किस उपाधि को प्राप्त करेगा? बादशाह। तो बाबर बादशाह कब बना? तो बाबर बादशाह तब बना जब उसने काबुल जीत लिया। अब 1504 में कहां स्थापित है? काबुल में। काबुल में ये अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा है। फरगना इसके दिमाग से निकल चुका है। समरकंद जीत नहीं पा रहा है, तो किधर की ओर विस्तार करेगा? भारत की ओर। और भारत की ओर आने से पहले ऐसा कहा जाता है कि अफगानिस्तान में एक बूढ़ी अम्मा थी जिन्होंने भारत की कहानी इनको बताई। किसको? कि बेटा जिस डेस्टिनी को तुम फरगना और समरकंद में ढूंढ रहे हो, वो डेस्टिनी तुम्हारा भारत में इंतजार कर रही है। तो क्यों ना तुम इसको जीतो, है ना?
क्योंकि इस समय सोचो स्थिति कैसी है भारत की, बिल्कुल। दिल्ली में कौन बैठा है? लोधी वंश। और भारत कई सारे छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ, यानी भारत में राजनीतिक स्थिरता नहीं है। भारत भी राजनीतिक रूप से क्या है? अस्थिर है। और सोने की चिड़िया कहानी हम पिछले कई सालों से सुनते आ रहे हैं। प्राचीन भारत में भारत क्या है? तो दादी ने क्या कहा कि बेटा सोने की चिड़िया भारत है, तुम उधर मत जाओ, किधर आओ। फिर भी उसने सुना और अनदेखा कर दिया। बाबर ने सुना और क्या कहा? छोड़ दिया, और अपनी शक्तियों को लगातार ये काबुल में बढ़ाता रहा। अचानक से अब जब दिमाग लगाना थोड़ा सा, ये भारत है ना, भारत के सीमांत प्रांत को जब तक नहीं जीतोगे तब तक भारत में प्रवेश नहीं कर पाओगे। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? अगर पूछा जाए दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी सीमा, उत्तर पश्चिमी सीमा को सर्वाधिक मजबूत किया? और दिमाग लगाओ, और दिमाग लगाओ। क्वेश्चन सुनो। भारत की उत्तर पश्चिम सीमा को दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वाधिक मजबूती प्रदान की? तो क्या दोगे जवाब? अलाउद्दीन खिलजी। काहे नहीं मुंह से बकुर रहे हो भाई? थोड़ा बकरो, तेज बोलो, डरते क्यों हो यार? अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? यहां पे कई सारे किले बनवाए थे और स्थायी सेना रखवा दी थी कि नहीं रखवा दी थी? क्यों? क्योंकि उसको लगातार मंगोलों के आक्रमण से भय था। रिलेट कर पाए? तो उस समय से स्थिति शुरुआत हुई, सुदृढ़ होती हुई, और बाबर के आने से पहले तक स्थिति कैसी है? अत्यधिक मजबूत है। तो जब भारत की ओर बाबर आएगा तो क्या होगा? हाँ भी चल रही है, तो क्या होगा? दिमाग लगाओ। स्थिति कैसी है यहाँ पे? यहीं पे एक किला है, बाजौर का किला, यही है भेरा का किला। तो पहले बाजौर और भेरा जीतेगा, तब वो पानीपत तक पहुंचेगा, पानीपत का पहला युद्ध लड़ेगा। अब सोचो, जैसी स्थिति अभी काबुल की स्थिति समझना। काबुल में कौन बैठा है? बादशाह बाबर। वो किधर आना चाह रहा है? उसको दादी अम्मा की कहानी भी याद आ रही है, लेकिन उसको कोई मौका नहीं मिल रहा कि वो भारत की ओर प्रवेश करे। क्योंकि भारत की वास्तविक स्थिति क्या है, क्या काबुल में बैठा व्यक्ति पता कर पाएगा? क्योंकि व्हाट्सएप नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है कि भारत में कोई लड़का लड़ रहा है इब्राहिम लोदी किसके खिलाफ, या यहाँ से जा रहा है या यहाँ से जा रहा है। ये कहानी कब पता होगी? जब सोशल मीडिया हो। सोशल मीडिया है उस समय? नहीं है। तो बाबर को भारत की वास्तविक राजनीति पता, उसने सिर्फ सुन रखा कि भारत में कुछ ना कुछ दिक्कतें हो रही हैं। अब मौका किसने दिया? यानी काबुल में जब बैठा है बाबर, यानी 1519 से लेकर 1526, पानीपत के पहले युद्ध से ठीक पहले, स्थिति यहाँ पे क्या है? दिल्ली है। दिल्ली में कौन है? लोधी वंश। लोधी वंश का कौन सा शासक गद्दी पे बैठा हुआ है? इब्राहिम लोदी। क्या मेरी बात पकड़ पा रहे हो? इब्राहिम लोदी कैसा व्यक्ति है? क्रूर है। कुछ बताओ इब्राहिम लोदी के बारे में। बिल्कुल, यानी इब्राहिम लोदी ने अपने सरदारों, अपनी जनता के लिए सताने के लिए क्या किया? दिल्ली में यातना गृह बनवाया। तो इससे क्या होंगे? सभी सरदार असंतुष्ट हो गए। इन सरदारों में कौन कौन है? तो आप कहोगे आलम खां लोदी। याद आया? आलम खां लोदी, दौलत खां लोदी, दिलावर खां लोदी, ये सब याद आ रहे हैं? ये सब किस ताक में बैठे हैं कि कैसे करके इब्राहिम लोदी को दिल्ली की गद्दी से हटाओ और खुद स्थापित हो जाओ। क्योंकि ये इतने मजबूत नहीं कि इब्राहिम लोदी जैसे शासक को सामना कर पाए। ऐसे में इनको किसका इंतजार रहेगा? किसी शक्तिशाली। अब इनको भी पता चल गया कि बाबर जो फरगना से भगाया गया है वो कहां पर स्थापित हो गया है, यानी पास आ गया है। अब इसको निमंत्रण भेजो और भारत पर अटैक करने के लिए उसको आमंत्रित करो। तो पहला मैसेज किसने भेजा? इसके बाद दौलत खां। और मेवाड़ में कौन बैठा है? मेवाड़ में कौन बैठा है? चित्तौड़ का शासक राणा सांगा।
ये भी इब्राहिम लोदी से खफा है, ये भी क्या चाह रहा है कि हम भी दिल्ली को जीत लें। ऐसे में पहला मैसेज आलम खां लोधी, दूसरा मैसेज दौलत खां लोधी और तीसरा मैसेज कहां से पहुंच गया? राणा सांगा से। हो जाने दो, जो होगा देखा, जो सच्चाई वो सच्चाई है ना। बाबरनामा में लिखा है तो लिखा है। तो तीसरा मैसेज किसने भेज दिया? राणा सांगा ने। यानी अब उसको भारत से लगातार इनविटेशन होने शुरू हो गए। तो जब इनविटेशन आने लगे तो क्या होगा? बाबर अब काबुल से निकलेगा और भारत की ओर प्रवेश करना शुरू करेगा। क्योंकि ये दुर्गीकरण बहुत मजबूत है तो पहले इनको जीतेगा। इनको जीतने क्रम में पहली बार युद्ध किया उसने 1519 में। कहां पर? बाजौर। बाजौर जीता, भेरा जीता, मुल्तान जीता, सिंध जीता। यानी पानीपत के पहले युद्ध से पहले बाबर भारत में कितनी बार अटैक कर चुका है? 4 बार। पानीपत का पहला युद्ध तो है, लेकिन बाबर का कौन सा अटैक है? 5वां अटैक। समझ गए? जब बाजौर जीता तो बाजौर में उसने पहली बार गन पाउडर का यूज किया। यानी उसके पास युद्ध की कई सारी तकनीक आ चुकी है जो वो उस्मानियों से सीखकर वापस आया हुआ है। मेरी बात समझे? तो बाजौर, भेरा, मुल्तान और सिंध ये जीतने में इसको लग गए कितने साल? 1519 से लेकर 1526। तो बाबर पानीपत की लड़ाई से पहले भारत में कितनी बार अटैक कर चुका है? तो पानीपत का जो पहला युद्ध है वो उसका कौन सा युद्ध है? 5वां। आ गया दिन 21 अप्रैल 1526। ये डेट याद रखना तुम लोग। कौन सा युद्ध है ये? कौन सा युद्ध है? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। किसके बीच? एक तरफ बाबर है और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी। इसकी सहायता कौन कर रहा है? जो बताएगा उसको 51 रुपए का इनाम। इसकी सहायता कर रहा है ग्वालियर का शासक विक्रमाजीत। क्या नाम है उसका? विक्रमाजीत। क्योंकि इब्राहिम लोदी पहले ग्वालियर को जीत लिया है, जीतने के बाद ग्वालियर उसके अधीन में हो गया था और इसका राजा इसका परम मित्र हो गया। तो जब इसको बाहरी अटैक बाबर का से झेलना पड़ा तो इसके साथ ना ही राणा सांगा है, ना ही दिलावर खां लोधी है, ना ही दौलत खां लोधी है, ना ही आलम खां लोधी। तो सहायता करने के लिए कौन आया? ग्वालियर का शासक विक्रमाजीत। ठीक है। युद्ध हुआ किसके बीच? इन दोनों के बीच। इसके पास तुलगमा पद्धति, याद आया? इसके पास उस्मानी विधि, इसके पास तोपे। ऐसे में इब्राहिम लोधी बाबर के सामने टिक नहीं पाया और लाइट चली गई। अभी चल रही है, चलो। ऐसे में टिक, बंद करो पंखा भाई। ये समस्या है भाई तुम लोग के साथ। पता है लाइट भी देख के काटती तुम लोग को। जब तुम लोग की क्लास होती तब लाइट जाती। क्यों? हाँ, वो थोड़ा सा थोड़ी दिक्कत हो रही है ज़्यादा। ठीक है। कौन जीता? बाबर। और कौन हार गया? तो अगर पूछा जाए कि ऐसा पहला शासक जो युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हुआ तो कौन है? इब्राहिम लोदी के साथ विक्रमाजीत। ये पहली बार ऐसी घटना घटी है कि युद्ध करते करते कोई व्यक्ति मार दिया गया अब तक के। हाँ, समझ? वो कोई बाप बेटा मार रहा है किसी को, युद्ध में नहीं लड़ रहा है, कोई मर नहीं रहा है। युद्ध में घायल हो रहे हैं लेकिन मर रहे हैं अपनी वजह से। पहली बार युद्ध में मरने वाला व्यक्ति कौन है? इब्राहिम लोदी। दूसरा व्यक्ति हेमू होगा। पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू, अकबर और हेमू के बीच जो युद्ध होगा उसमें हेमू भी मर जाएगा। ठीक है ना। तो पहला कौन है? इब्राहिम लोदी। मर गए। और 21 अप्रैल को पानीपत के पहले युद्ध ने भारत में मुगल वंश की स्थापना कर दी। बात समझे? 27 अप्रैल 1526 को
बाबर ने स्वयं को दिल्ली का बादशाह नियुक्त कर लिया। अब जैसे ही वो दिल्ली का बादशाह बन गया, दिमाग में खुजली किसके होगी? क्यों? दिमाग लगाओ। हाँ हाँ, किसके? राणा सांगा, दौलत खां लोधी, दिलावर खां लोधी। क्योंकि इनके मन में क्या था? इनके, हाँ हाँ, गुड 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 गुड, इनके मन में क्या था कि भाई हम बुला रहे हैं क्योंकि ये चंगेज खां का वंशज है, तैमूर लंग का वंशज है, ये भारत लूटेगा और वापस चला जाएगा। लेकिन बाबर ज्यादा सयाना, जीतने के बाद कहा नहीं जाऊंगा, यहीं बैठूंगा। अब जैसे उसने बैठने की घोषणा कर दी 27 अप्रैल 1526, ये डेट क्यों याद है पता है हमको? हाँ, मेरा बर्थडे है इस दिन, इसलिए याद है। 27 अप्रैल 1526 को क्या हुआ? बादशाह। बादशाह बनाने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत किसको होगी? इनको, और इनके साथ साथ राणा सांगा। अब जो प्यार मोहब्बत से इनविटेशन भेजा था, वो प्यार मोहब्बत किसमें परिवर्तित हो जाएगा? दुश्मनी में। और दुश्मनी का आपको जीता जागता उदाहरण 1527। पानीपत का पहला युद्ध हो चुका है, जीत चुका है, इब्राहिम लोदी मार दिया गया। अब दिल्ली पे कौन बैठ गया? खुजली किसके अंदर? दौलत खां, दिलावर खां, आलम खां और राणा सांगा। तो सबसे पहले अटैक कौन करेगा? और युद्ध का नाम है खानवा का युद्ध। किसके बीच? बाबर और मेवाड़ का शासक। जी हाँ, मेवाड़ चित्तौड़ उसकी राजधानी है। शासक कहाँ का? मेवाड़ का। और मेवाड़ की राजधानी क्या है? चित्तौड़। तो चाहे मेवाड़ हो चाहे चित्तौड़ हो, शासक कौन है? राणा सांगा। मेरी बात समझे? हाँ, तो वो अलाउद्दीन खिलजी के समय की बात है मेरे भाई। क्यों चलेगा? राजपूत हैं वो लोग, तुरंत जीत लेंगे। अलाउद्दीन खिलजी मजबूत था, उसके बाद सब कमजोर हो गए ना, तो फिर से पुनः शासक किसके हाथों में? शासन राजपूतों के हाथ। तो इस समय 1527 में जो खानवा का युद्ध हो रहा है, वो किसके बीच? बाबर और राणा सांगा। बाबर का एक सेनापति है, रुको थोड़ा बता दे रहे हैं, तारगी बेग, सॉरी तरदी बेग। इसने जैसे ही पता चला कि राणा सांगा बाबर को युद्ध करने के लिए आ रहा है, इसने कहा कि देखो भाई, मजबूत शासक है, समझौता कर लो, अभी तुम नए नए आए हो, पक्का हार जाओगे। यानी बाबर के मन में डर स्थापित कर रहा है। कौन? तरगी बेग। ठीक है। जैसे ही तरगी बेग बाबर के, क्या बोलते उसको, बाबर के मन में चिंता जगा रहा है, इस चिंता को तुरंत खत्म कर देगा बाबर का, क्या नाम है उसका यार, इसको मारेगा कौन? बाबर के साथ कौन है, अभी नहीं याद रहा। तो तरगी बेग को मार दिया जाएगा और बाबर अपनी सेना के सामने कहेगा, मतलब मोटिवेट करने के लिए, कि मैं अब शराब तब पीऊंगा जब राणा सांगा को हरा दूंगा। मैं आप लोगों के ऊपर से तमगा नामक कर हटा दूंगा। मैं आप लोगों के ऊपर से मीर बहरी नामक कर हटा दूंगा। कब? जब राणा सांगा को हमारी सेना हरा देगी। मैं इस युद्ध को जिहाद की संज्ञा दे रहा हूं। नहीं समझे? तो पहली बार बाबर ने जिहाद शब्द का यूज कब किया? बैटल ऑफ खानवा। और जब ऐसी बातें कोई राजा करेगा तो वो जो सैनिक हैं क्या हो जाएंगे? हाईली मोटिवेट हो जाएंगे। पूरी सेना कूदेगी किसके पास? राणा। और युद्ध में राणा सांगा की हार हो जाएगी और बाबर अपना दूसरा युद्ध भी जीत जाएगा। तमगा और मीर बहरी कर हैं जो व्यापारी के ऊपर लगते थे, व्यापारियों पर। अब जनता, दिल्ली की जनता किसके अधीन हो गई है? तो बस ये घोषणा कर रहा है। घोषणा क्यों कर रहा है? ताकि सैनिक क्या हो जाए? मोटिवेट हो जाए कि अब दिल्ली सही हाथों में है।
हालांकि कितना सही है कितना गलत है ये चीज़ें नहीं पता है। ठीक है, तो तमगा और जिहाद नामक शब्द की जो संज्ञा दी है युद्ध को, वो किसने दी है? बाबर ने। किस युद्ध में? खानवा के युद्ध। कौन जीत गया, कौन हार गया? यानी राणा सांगा का पतन स्टार्ट हो गया। जैसे ही राणा सांगा हारे, समय आ गया 1528 और बाबर को फिर से एक नया युद्ध झेलना पड़ा। क्या नाम है? चंदेरी का युद्ध। किसके बीच? बाबर और दूसरा शासक मेदिनी राय। ये कौन है? ये भी राजपूत है। कौन जीत गया, कौन हार गया? यानी बाबर अपना तीसरा लगातार युद्ध भी जीत गया। ठीक है, यानी अब उसका साम्राज्य क्या हो रहा है? धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। नेक्स्ट शासक आ गया समय 1529 और चौथा युद्ध कौन सा? घाघरा का युद्ध। किसके बीच? बाबर और दूसरा महमूद लोदी। कौन जीत गया? बाबर जीत गया और महमूद लोदी हार गया। हाँ हाँ, ये सब अपनी दुश्मनी निकाल लेना कि कैसे एक व्यक्ति जो सिर्फ जीत के जा सकता था, लूटने आता और वापस चले जाता और हम लोग को दिल्ली दे जाता, उनको दिक्कत होगी कि नहीं होगी? कौन? बहुत कमजोर हैं वो सब, भाग के किसके पास गए हैं? चित्तौड़ गए थे। हाँ हाँ, ये पहला जो युद्ध हो रहा है ये राणा सांगा अकेले नहीं लड़ रहे हैं, राणा सांगा के पास सब पहुंचे हैं। राणा सांगा कहाँ पर बैठा है और वो लोग कहाँ पे हैं? पंजाब के गवर्नर थे, याद करो। तो पंजाब से कहाँ भागे कि हाहाकार हो गई भैया, देखो जो आया था वो बस गया, चलो तैयार हो। उकसा रहे हैं, लेकिन राणा सांगा हार जाएंगे। साथ में नहीं आए, आए होंगे तब भी भाग गए होंगे। ठीक है ना? तो दिलावर खां हो, दौलत खां हो, चाहे आलम खां हो, इनका सामने सामने कोई युद्ध नहीं हुआ। ठीक है, तो बाबर ने अपने 4 साल के इतिहास में 1526 से 1530 कितने युद्ध लड़े? 4। पहला पानीपत का युद्ध, दूसरा, ये सीक्वेंस याद रखना, पहला पानीपत का युद्ध, दूसरा खानवा का युद्ध, तीसरा चंदेरी का युद्ध और चौथा घाघरा का युद्ध। इसमें बाबर किसको हरा रहा है? तो इब्राहिम लोदी को हरा रहा है। इसमें राणा सांगा हार जा रहे हैं। इसमें मेदिनी राय और इसमें महमूद लोदी। बेचारे बाबर को भारत में ज़्यादा टाइम मिल ही नहीं पाया, लेकिन 4 साल में उसने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने का भरपूर प्रयास किया, जिस प्रयास में वह सफल हो गया। ठीक है, टाइम आ गया 26 दिसंबर 1532। कौन सा दिन? कौन सा दिन आ गया? और यही डेट है बाबर की मृत्यु। कुछ इतिहासकार कह रहे हैं कि बाबर की जो मृत्यु है वो प्राकृतिक है, लेकिन एक दंत कथा प्रचलित है कि जब बाबर का बेटा, कौन है? हुमायूं का जन्म हुआ है 1508 में। कहानी है, दंत कथा है, कितनी सही है कितनी झूठ है नहीं पता। 1508 में हुमायूं का जन्म हुआ और हुमायूं पैदा होते ही काफ़ी बीमार हो गया, यानी 1529-30 में हुमायूं की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। ऐसे में बाबर ने कहा, अल्लाह से प्रार्थना वार्ता की होगी कि भगवान मेरे बेटे को सही कर दो, जैसे ही मेरा बेटा सही हो जाएगा मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तो ऐसा कहा जाता है कि हुमायूं सही हो गया और उसके कुछ ही दिनों बाद बाबर की डेथ हो गई। दंत कथा है, कितना सच है कितना गलत है ये नहीं पता, लेकिन अगर पूछा जाए बाबर कैसे मरा तो नेचुरल डेथ थी उसकी। ठीक है ना? बात समझे? अब ये बताओ, बाबर की जो इंपॉर्टेंस है वो क्या मुगल वंश की स्थापना के कारण है या किसी और के कारण है? हम बाबर को किस लिए जानते हैं? क्योंकि बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की।
क्या यही इसकी इंपॉर्टेंस का सबसे बड़ा कारण है? क्या है? अच्छा, जैसे इतिहास हम पढ़ रहे हैं तो हम इतिहास किसका पढ़ते हैं? बाबर का नहीं, भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। क्यों? इतिहास से भारत का है क्या? विश्व इतिहास भी होगा। तो जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे फरगना के लोग फरगना का इतिहास पढ़ते होंगे, ईरान के लोग, उज्बेकिस्तान के लोग, अफगानिस्तान के लोग, तो सबका अलग अलग इतिहास होगा ना। ऐसे में विश्व इतिहास, अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें, किसकी बात करें, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में बाबर इसलिए तो फेमस है कि उसने मुगल वंश की स्थापना की, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा फेमस इसलिए है कि उसने बाबरनामा की रचना की। नहीं समझे? है नो डाउट बहुत अच्छा शासक है, लेकिन जो उसकी इंपॉर्टेंस है वर्ल्ड हिस्ट्री में वो इसकी वजह से है। उसने बाबरनामा लिखी है। बाबरनामा क्या है? उसकी आत्मकथा। किसकी? बाबरनामा किस भाषा में है? अरबी खत्म हो चुकी है, तेलुगु। बहुत सही, ज्यादा बड़ाई हो गई आज इनकी। तमिल, संस्कृत सब में लिखी है इसने, है ना। तुर्की भाषा में। तुर्की भाषा में लिखने के बाद बाबरनामा बहुत ज्यादा प्रचलित किताब थी, ठीक है, लेकिन भारत में तुर्की पढ़ने वाले लोग कम थे। इस वजह से बाबरनामा का बार बार क्या हुआ होगा? अनुवाद हुआ होगा। तो बाबरनामा, जिसे हम तुजु के बाबरी के नाम से भी जानते हैं, इसका पहली बार अनुवाद हुआ किसके काल में? हुमायूं के काल में। हुमायूं के काल में एक पायबंद खां नामक इतिहासकार है। क्या नाम है? पायबंद खां ने बाबरनामा को फारसी में अनुवादित किया। तो बाबरनामा का पहला फारसी अनुवाद कौन कर रहा है? ये किसका दरबारी कवि है? हुमायूं का। दूसरी बार अकबर के काल में हुआ। अकबर के काल में एक व्यक्ति है जिसका नाम अब्दुल रहीम खाना है। इसने बाबरनामा का दूसरी बार फारसी का अनुवाद किया, और इसका अंग्रेजी में अनुवाद करने का श्रेय किसका? बाबरनामा का। किसको गया? मिस बेवरिज। यानी बाबरनामा अगर पढ़नी है तो या तो आपको फारसी आनी पड़ेगी या तुर्की वाली तो अब सही बची भी नहीं होगी, फट गई होगी, ठीक है ना, पक्का। अब कोई पूछे बाबरनामा में क्या है, किसकी, तो क्या लिखा होगा उसने? बाबरनामा में बाबर ने भारत की छोटी छोटी बातों का जिक्र किया है, कि बाबर ने कहा कि भारत के लोग क्या खाते हैं। भारत के लोग सुबह उठते हैं तो नाश्ता करते हैं, नाश्ते में ये खाते हैं, खाने में ये खाते हैं, डिनर ये करते हैं। भारत की जलवायु 5 जलवायु में परिवर्तित बटी हुई है। शरद ऋतु है, बसंत ऋतु है, ग्रीष्म है, शीत है, मानसून है। और छोटी छोटी बातों का जिक्र किया गया है। यानी भारत को, अगर 16वीं शताब्दी का भारत आपको जानना हो, ये 16वीं शताब्दी तो होगी ना, हाँ 16वीं शताब्दी, अगर 16वीं सदी का भारत आपको सही से जानना हो तो आप किसका सहारा लेंगे? बाबरनामा का। तो चाहे सांस्कृतिक इतिहास हो, चाहे राजनीतिक इतिहास हो, चाहे आर्थिक इतिहास हो, भारत का कोई भी इतिहास की सबसे ऑथेंटिक बुक कौन सी होगी? बाबरनामा। मेरी बात समझे? पक्का। बाबरनामा में उसने राजनीतिक इतिहास का जिक्र किया। किसके? भारत के। और बताया कि भारत में 7 राज्य स्थापित है। कितने? कौन कौन से? तो पहला तो दिल्ली, दूसरा मेवाड़,
समझ गए? तीसरा बंगाल, चौथा बहमनी, पांचवा विजयनगर, छठा गुजरात और सातवां मालवा। तो जब भारत में मुगल वंश स्थापित हुआ तो भारत कितने भागों में बटा है? 7। इन 7 राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन है, राजा कौन है, या सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली वंश कौन सा है इसमें? विजयनगर बताया नहीं तो विजयनगरी है। यानी इन 7 राजवंशों में बाबर ने विजयनगर की काफी प्रशंसा की, और इस विजयनगर के अंदर कृष्णदेव राय को तात्कालिक राजाओं में सर्वाधिक शक्तिशाली राजा बताया। याद आ गई बात? तो पूछा जाए बाबरनामा के अनुसार कितने राज्य बटे थे, कितने राज्यों में बटा था भारत? 7। सर्वाधिक शक्तिशाली कौन है? अब दिमाग लगाओ। तो इन 7 राजाओं में 2 हिंदू शाही राजवंश हैं, बाकी 5 इस्लाम शाही। तो 2 कौन से? पहला ये तो दिख ही रहा था, राणा सांगा वाला, और दूसरा विजयनगर। अन्य 5 क्या हैं? तो 2 कौन से हो गए? हिंदू शाही, और 5 मुस्लिम शाही। आगे भाषण में पक्का। फिर जाते जाते बाबरनामा में बाबर ने कहा कि मैंने अपनी मृत्यु से पहले वसीयतनामा साइन कर दिया है। यानी मेरी मृत्यु के बाद जो भारत की राजवंश है, मुगल राजवंश, वो कितने बेटों में बटा होना चाहिए? बाबर के कितने पुत्र? 4। इन 4 पुत्रों को अपने मरने से पहले बाबर साम्राज्य बांट गया था। तो सबसे बड़ा पुत्र कौन है बाबर का? हुमायूं। इसको दिया था कि मेरे मरने के बाद दिल्ली किसको कौन संभालेगा? हुमायूं। दूसरा बेटा कामरान। कामरान को दे गया काबुल और कंधार। ठीक है। तीसरा हिंदाल। हिंदाल को दिया अलवर। और चौथा असगरी, इसको दे गया संभल। जी हाँ अपना। तो अपने वसीयतनामा में 4 बेटों को चारों राज्य बांट गया था। ठीक है। 26 दिसंबर 1530 को डेथ हुई और नया शासक बन के आ गया हुमायूं। समझ में आ गया? पक्का। तो बाबर का टाइम पीरियड, भारत में आने से पहले बाबर का इतिहास, भारत में आने के बाद बाबर का इतिहास, ये कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ठीक है। कब हुआ जन्म? 14 फरवरी 1483। कहाँ पर? तो आप कहेंगे मध्य एशिया के फरगना के अंदीजन नामक स्थान पर। इसके पिता का नाम मिर्जा उमर शेख, माता का नाम कुतलुक निगार ख्वाजा। एक अपने माता के पक्ष से ये 14वां वंशज था किसका? चंगेज खां का। और पिता की तरफ से 5वां वंशज था तैमूर लंग का। जब 12 साल 11 साल की उसका एज हुई तो इसके पिता की डेथ हो गई और फरगना का शासक बाबर बन गया। ठीक। फरगना के शासक बनने के बाद क्योंकि ये साम्राज्यवादी राजा था, इस वजह से समरकंद को जीतने का बार बार प्रयास करता रहा। 1502 में सरेपुल नामक युद्ध में, जो बाबर और सहबानी खां के मध्य हो रहा है, इसमें सहबानी खां जीतेगा और बाबर हार जाएगा। और इस समरकंद को जीतने के चक्कर में बाबर के हाथों से फरगना भी निकल जाएगा। अब फरगना निकल गया, समरकंद जीत नहीं पा रहा, तो ये अपने फरगना से निकल कर कहाँ जाएगा? काबुल। काबुल 1504 में आएगा, काबुल जीतेगा। अब ये काबुल में बैठकर अपनी शक्तियों का विस्तार करेगा।
और काबुल को जीतने के बाद ये अपनी मिर्ज़ा की उपाधि त्याग देगा और बादशाह की उपाधि प्राप्त करेगा। यहाँ पर इसको दादी मिलेगी, दादी कहानी बताएंगी, दादी कहेंगी भारत सोने की चिड़िया है, जाओ इसको जीतो और लूटो और यहाँ पर शासन स्थापित करो। लेकिन इस बात को अनदेखा कर देगा। 1519 से 26 के बीच बाबर लगातार भारत में 4 बार अटैक करेगा। बाजौर, भेरा, मुल्तान, सिंध और भेरा भाई पंजाब है। जीतेगा। जीतने के बाद दिल्ली की राजनीतिक अस्थिरता का फ़ायदा उठाया जाएगा। दौलत खां लोधी, दिलावर खां लोधी, आलम खां लोधी और राणा सांगा के द्वारा बाबर को भारत आने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। बाबर आएगा 1526 में। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का पहला युद्ध होगा। इब्राहिम लोधी मार दिए जाएंगे और बाबर भारत में मुगल वंश की स्थापना कर देगा। 27 अप्रैल 1526 को बाबर स्वयं को दिल्ली का बादशाह घोषित करेगा। ऐसे में सबको दिक्कत होगी जिन्होंने उसको आमंत्रित किया था कि लूट के जाओ या रुके क्यों हो, लेकिन उसका मन क्या बन गया? बसने का और नए वंश की स्थापना करने का। ऐसे में पहला युद्ध, पानीपत के पहले युद्ध के बाद 1527 में राणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध होगा, जिसे हम खानवा के युद्ध के नाम से जानेंगे। राणा सांगा का हार जाएंगे और बाबर जीत जाएगा। 1528 चंदेरी का युद्ध, बाबर और मेदिनी राय के मध्य, मेदिनी राय हार जाएंगे, बाबर जीत जाएगा। चौथा युद्ध घाघरा का, बाबर और महमूद लोधी के मध्य, बाबर जीत जाएगा, महमूद लोधी हार जाएगा। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की नेचुरल डेथ हो जाएगी। बाबरनामा याद आया ना? तुजो के बाबरी। पहला अनुवाद फारसी में पायबंद खां, दूसरा अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना, तीसरा अंग्रेजी का अनुवाद मिस बेवरिज। ये बाबरनामा को याद रखना, ठीक है? फिर उसके बाद बाबर अपनी मृत्यु से पूर्व अपने साम्राज्य को अपने बेटों में बांटकर चला गया। तो हुमायूं को मिली दिल्ली, कामरान को मिला काबुल कंधार, हिंदाल को मिला अलवर और असगरी को मिला संभल। ठीक है? कल किसको बैठा लेंगे गद्दी पर? हुमायूं को। चलो मिलते हैं कल, ठीक? बाय।